नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल मोरक्को में आज 6.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोरक्को को हर संभव सहायता देंगे, ये कहा है पीएम मोदी ने। मिलकर विश्व संकट दूर करेंगे। 21वीं सदी का समय नई दिशा देने वाला है। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो ये बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कही हैं। G20 शिखर सम्मेलन के पहले सेशन की जब शुरुआत हुई, इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। और आज अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया है G20 का। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। दरअसल आपको बता दें कि आज मोरक्को में 6.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें अभी तक जो जानकारी है करीब 300 लोगों की जान जा चुकी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। तो आपको बता दें कि भारत मंडपम में विदेशी मेहमान पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने सभी मेहमानों का स्वागत किया है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राजील, इटली, चीन, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए उनका वेलकम करते नजर आए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो बाइडेन की तस्वीरें हैं। ऋषि सुनक को आप देख सकते हैं, फुमियो किशिदा हैं। तो आपको बता दें कि इन मेहमानों का स्वागत करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान का दम भी पूरी दुनिया देख रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सभी मेहमानों का स्वागत किया, वेलकम किया उनका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो G20 का ये समिट 2 दिनों का है, आज और कल का। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भारत मंडपम पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें हैं। और जो बाइडेन का बड़े ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। ये देखिए, जो बाइडेन पहुंचे और यहां से जो संदेश निकलेगा वो पूरी दुनिया को एक दिशा देने वाला होगा। अलग अलग सेशंस होने हैं। पहला सेशन आज शुरू हुआ 10:30 बजे। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो बैठक हो रही है उसके मायने क्या हैं, यहां से संदेश क्या निकलेगा और जो संदेश निकलेगा वो कैसे दुनिया को दिशा देने वाला होगा। हमारे साथ
खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब, जो कि निदेशक हैं IIF के। अमन साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। अनुज साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज साहब, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले माथुर साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। यहां भारत मंडपम से जो संदेश निकलेगा, आपको लगता है कि यह पूरी दुनिया को एक दिशा देने वाला होगा? और भारत की प्रेसिडेंसी में जो आज बैठक शुरू हुई है, उसके मायने को भी जरा सा समझाइएगा। देखो अभिषेक, मैं थोड़ी देर पहले उसी बारे में बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले जी। कि भारतवर्ष की G20 के माध्यम से 3 स्तरों पर भूमिका रही है। एक वैश्विक स्तर पे भारत की भूमिका है। वैश्विक स्तर पे भारत की भूमिका के बारे में जब मैं कह रहा था कि जो विश्व डिवाइडेड है, बिखरा हुआ लग रहा है, तो भारत एक अपने प्रयासों से और आपके प्रधानमंत्री के प्रयासों से वो प्रयास ये कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार के इनको साथ मिला करके और एक नई दिशा दी जाए। तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को इसके G20 की मेंबरशिप दिलवाई गई है, इस वैश्विक स्तर पे जो उनकी भूमिका है, उसका सबसे बड़ा एक रिक्वायरमेंट ये थी कि जो विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं, उनको किसी प्रकार से सही पटरी पर लाया जा सके, उनको इकोनॉमिक मॉडल दिया जाए। सिर्फ लोन देने से या सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से उतना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, तो वो देने की आवश्यकता है। और एक जिस प्रकार से उनको मेंबर बनाया गया है G20 का, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा उस वैश्विक भूमिका का प्रमाण है। दूसरा, क्षेत्रीय लेवल पे जो भारतवर्ष जो है साउथ एशिया की निर्विवाद तौर पे एक शक्ति और सबसे बड़ा देश उभर करके आया है। और ये G20 के माध्यम से हम उस बात को एक स्टैंप लगाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर विश्व लीडर बन रहे हैं। तेजी से हम टोटल डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वील कॉल द शॉट्स इन दी जो अपना जो रीजन, साउथ एशियन रीजन है या ये जो एक जगह है, तो इस रीजन के वो राष्ट्र जो कि G20 के हिस्सा नहीं है, उनको किस प्रकार से इन G20 के मार्फत हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको कैसे हम आगे सहायता कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका भारतवर्ष की रहेगी। और ये मेरे को लगता है एक उभर करके इसके बाद सामने बाहर होकर के आएगा। और तीसरी जो है, हमें अपने देश के अंदर कैसे हमने इसको सामने करके दिखाया इस कार्यक्रम को, और कैसे पूरी दुनिया भारतवर्ष की ओर देख रही है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है कि तीसरी हमारी जो भूमिका है वो हमारे खुद के देश के हमारी भूमिका दुनिया के पटल पे और कितनी मजबूत होगी इस बैठक के बाद, उसको भी मैं आपसे आगे समझूंगा। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अमन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे यही चीज समझना चाहूंगा कि देखिए, विश्व गुरु जब एक शब्द चर्चा में आया था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है, बहुत मजाक उड़ा था, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से अनुज सर ने कहा, क्या आपको लगता है कि भारत उस दिशा में बढ़ रहा है और तेजी से और मजबूती से बढ़ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। पहली बात तो जो हमारा ग्रंथों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, उसको वन अर्थ वन फैमिली को G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, सबने बहुत वेलकम किया है। और इस आइडिया को वेलकम करके, गांधी जी के मिशन को वेलकम करके, जो अंडर प्रिविलेजेस के लिए होता है, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या अपलिफ्टमेंट के लिए हो, उसको टेक फॉरवर्ड करने का एक दृढ़ निश्चय जो भारत कर रहा है और बाकी देश भी मिलकर करना चाहते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है G20 के स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अलावा जो इंक्लूसिवनेस है, एम्बिशन है, डिसीजन है, पहले सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होता था, ग्रोथ के ऊपर, जो पैसा कमाने के ऊपर फोकस होता था, GDP नंबर्स पे फोकस होता था, उससे हटके इस बार जो है ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस देखने को मिल रहा है, जो भारत प्रपोज भी कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रपोज कर रहे हैं और साथ ही G20 के मेंबर्स देखते इसको बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये कोरोना काल के बाद हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी रही, पॉलिसी रही सरकार की कि फिस्कल स्पेंडिंग कम करे, पर एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके
वैक्सीनेशन करके, वैक्सीनेशन को डेवलप करके, लोगों तक सहूलियतें पहुंचा के, गरीब तबके को मदद पहुंचा के, चाहे वो उज्ज्वला योजना के दौरान हो, चाहे वो फ्री वैक्सीनेशन के थ्रू हो, चाहे वो और फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, जो टेलीविजन है, डिजिटल एजुकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू हो, ताकि एजुकेशन बच्चों तक पहुंच सके। दूर दराज के जो लोग हैं, जो लास्ट माइल हम कहते हैं, लास्ट पर्सन ऑन अर्थ है जो हिंदुस्तान का, उसके पास वो एजुकेशन पहुंच सके, चाहे वो स्वयं के थ्रू हो, चाहे वो और जो इनिशिएटिव लिए, चाहे जनधन योजना के थ्रू। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव रहा है, बाहर के लोगों ने, बाहर के देशों ने देखा कि किस तरीके से इसने हिंदुस्तान की प्रगति की तरफ योगदान दिया है, और उस योगदान को देखते हुए, उस योगदान को करते हुए अब हिंदुस्तान की जो छवि है और हिंदुस्तान के प्रति जो लोगों का, जो अलग अलग देशों का चलन है, वो बदलता दिखाई दे रहा है। और वो देख रहे हैं कि हम ये जो वसुंधरा कुटुंब की बात करते हैं हिंदुस्तान, चाहे वो योगा के थ्रू करे, चाहे वो और गुरुओं की चीजें चलती आ रही है, स्ट्रक्चर चलते आ रहे हैं, उनके थ्रू करे, पर वो उसमें दम है और उनको हम आगे लेके चले। पहले भी मानते थे, मेडिकल फ्रेमवर्क के थ्रू मानते थे, और चीजों के थ्रू मानते थे, पर उसको जो है लाते, ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान से आ रहा है इसलिए हम करें। अब जो है इस चीज को नकारते नहीं है, कहते हैं हिंदुस्तान से ये चीज आ रही है, इसलिए उसको हम स्वीकार इसको करते हैं, लागू विश्व करें, पटल पे उसको स्वीकार भी किया जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है संजीव सर, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि भारत की प्रेसिडेंसी में अगर यूरोपीय यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया जाता है G20 का, तो विश्व पटल पर इसके मायने क्या? क्योंकि लगभग 55 देश जो हैं, 54-55 देश जो हैं, वो आते हैं अफ्रीकी यूनियन में। विश्व को क्या संदेश यहां से जाएगा? देखिए, संदेश बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसको अब इग्नोर करके नहीं रखा जा सकता। और अफ्रीका की जो आबादी है, जो अफ्रीका के जो लोग हैं, वो भी मानवता का हिस्सा है। और अभी तक अफ्रीका के देशों की जो आवाज है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितनी तरजीह देना चाहिए था, वो तरजीह नहीं मिला करती थी। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में अफ्रीका का जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट, एक मानवता का एक बड़ा हिस्सा भी आता है, और भारत उसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर रहा है। और भारत, मैं ये कहूंगा कि भारत आज के समय में वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनकर के उभरा है। जो अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, उनकी आवाज को, जैसे कि मैंने कहा कि उनको नहीं सुना जाता था, आज भारत ने उनकी आवाज उठाई, और उसका परिणाम ये हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन को आज, जिसमें 55 देश शामिल हैं, उनको आज G20 में सदस्यता मिल गई है। अब ये G21 हो गया है। और ये जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को जो इग्नोर करने की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो वैश्विक नेतृत्व है, इसके माध्यम से भी सामने आया है। मैं लगातार, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कि भारत G20 की अध्यक्षता के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत ने अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत वॉइस ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ होप और वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन करके उभरा है। और जाहिर है कि ये जो भारत की जो नेतृत्व है, वो बड़े विचारों के साथ भी किया जा रहा है, जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, सर्वे भवन्ति सुखिना, अतिथि देवो भव, तो जैसे विचार जो संजीव हैं। सर, ये कितना शानदार लगता है कि आप देखिए, एक आप दोनों चीज को साथ लेकर के चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो आप लेके चल ही रहे हैं, लेकिन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा होती रही है हमारे देश में, लेकिन इसको विश्व पटल पर लेकर जाना है, ये सोच भी तो होनी चाहिए थी। तो ये लगता है कि वाकई में वर्ल्ड लीडर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ रहे हैं कि हाँ, वो दुनिया को एक मंच पर लाने की क्षमता रखते हैं। देखिए, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो भारत की जो वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता है, वो बिल्कुल एक ऐसे सही समय पर हो रही है कि जब इसकी बहुत आवश्यकता थी। भारत जैसे राष्ट्र की पूरे विश्व को जो नेतृत्व प्रदान करने की आज के समय में बेहद आवश्यकता है। इसका मैं कारण बताता हूं। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, और उस रणनीतिक अनिश्चितता की वजह से आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ रही है। यूक्रेन का संकट लगातार जारी है, यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, ताइवान पर किसी युद्ध का खतरा बना हुआ है, चाइना जो है अपने विस्तारवादी मंसूबों को एक्सपोज करता जा रहा है। अभी उसने, देखिए, जो G20 की समिट के कुछ ही दिन पहले एक तथाकथित स्टैंडर्ड मैप जारी कर दिया, तो और ये इस बैठक में भी नहीं आए उनके राष्ट्रपति। तो इससे यह बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान समय में
जो विश्व के जो हालात हैं वो अनिश्चित हैं, और ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र की इस अध्यक्षता करना, भारत जैसे राष्ट्र का जो नेतृत्व करना आज के समय की आवश्यकता थी। इसी बात को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने विचारों में व्यक्त किया है, और मुझे लगता है कि भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, ठीक यहाँ है। पर मैं जरूर इस बात को उद्धृत करना चाहूंगा, इसका रेफरेंस देना चाहूंगा कि G20 की जो बाली की जो समिट हुई थी, उसका जो डिक्लेरेशन आया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है कि ये जो युग है, युद्ध का युग नहीं है, वहां पर बाली डिक्लेरेशन में रेजोनेट कर रहे थे। और उसी तरीके का जो रेजोनेट करने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी के जो वाक्य हैं, वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी होंगे। और भारत जाहिर है कि शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता के लिए कार्य कर रहा है। भारत विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है संजीव सर, आता हूं फिर आपके पास। अमन सर, ये चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कल के बाद विश्व पटल पे लीड करने वाली जो कंट्रीज हैं उसके समीकरण में भी हम कोई बदलाव देखेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात करी, पर ये बदलाव हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में, जब से कोविड कोरोना हुआ और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हाइड्रोक्लोरिन अमेरिका को दिया और देशों को दिया, फिर बाकी वैक्सीनेशन दी, अफ्रीका के देशों को भी दी और भी देशों को कुछ जगह मुफ्त में दी, कुछ जगह कम रेट पे दी, जहाँ पे देशों में त्राही त्राही हो रही थी हेल्थ केयर के अंदर। तो उसकी वजह से जो हिंदुस्तान की छवि पहले थी और बीच में बिगड़ गई थी, अब वो वापस हमें देखने को मिल रही है कि हिंदुस्तान के प्रति जो रवैया है देशों का, ऐसे भी देश जो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं पर वो भी हमारे साथ है, जैसे हम कहें इजराइल और पैलेस्टाइन है, दोनों में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां पे उनको रिकग्निशन मिला, कंफर्ट मिला। ऐसे ही और देश भी हैं जो कुछ देश एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पर वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है, हिंदुस्तान के साथ काम करने को वेलकम किया जा रहा है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने को वेलकम किया जा रहा है, अपने अंदरूनी विचारों को छोड़ के। जबकि पहले ऐसा होता था कि अगर हम एक देश के साथ कर रहे हैं और दूसरा देश अगर उससे लड़ाई कर रहा है किसी वजह से, तो दूसरा देश हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता था, कैसे थ्रेटन किया जाता था। तो हम आपको दिखा रहे हैं G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं मेगा कवरेज। G20 से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 सम्मेलन के बीच पीएम मोदी का एक ट्वीट आया है। आपको बता दें, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता G20 परिवार के लिए मील का पत्थर, यह लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 परिवार और मजबूत होगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया है कि G20 का परिवार जो है वो और मजबूत होगा अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने की वजह से। तो ये देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें लिखी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। G20 सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ये बात लिखी है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जब अफ्रीकी यूनियन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि G20 परिवार और मजबूत होगा अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने की वजह से। तो देखिए, न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। हमारे साथ अमन सर भी बने हुए हैं, संजीव सर भी बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन हमारी सहयोगी प्रीति चौहान, जो कि इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं, आज सुबह से ही एक एक जानकारी वो पहुंचा रही हैं वहां से। प्रीति, सुबह से आप जानकारी पहुंचा रही हैं, लेकिन अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात निकल करके सामने आई कि भारत क्या विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो काबिलियत है कि वो विश्व के तमाम देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता रखते हैं। आप वहां पे कई लोगों से मिल रही हैं, विदेशों से भी
पत्रकार वहां आए हैं, उनसे भी आप बात कर रही हैं, उनके क्या रिएक्शंस हैं? सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस G20 के हमारे इस मेगा कवरेज को सार्थक बनाने में आपका भी बहुत योगदान है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी सुबह से लगे हुए हैं। साथ ही विश्व गुरु बनने की जब बात आती है अभिषेक, तो वाकई यहाँ पर तमाम पत्रकारों से जब मेरी बात होती है, इंटरनेशनल कई पत्रकार, अभी भी हम मेरे जस्ट पास में ही लंदन से आए स्काई टीवी के पत्रकार हैं जो साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, उनसे हमारा भी इंटरेक्शन हुआ। तो वो बता भी रहे थे कि मोदी, जैसा कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वहाँ वो मोदी कहते हैं। वो कहते हैं ही इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। वो बता रहे थे कि बहुत पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। कई रिपोर्ट्स भी आती है जिनमें कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को, उनकी पॉपुलैरिटी दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब ऐसे में देखिए, आप कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। अब ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो कि वो ब्रिटेन जिसने 200 सालों तक भारत में राज किया है, भारतीय मूल का आदमी वहां जाकर के प्रधानमंत्री वहां का बनता है। अब वो कहता है मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुत्व को आगे लेकर के आना, जिसके प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि अपने धर्म पर आप गर्व कीजिए, वेदर आप किसी भी धर्म के हो। हालांकि कई चर्चाएं भी उस पर हुई हैं, लेकिन विश्व गुरु की बात जहाँ पर आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए अभिषेक। अब से ठीक थोड़ी देर पहले कि अगर हम 1 घंटे पहले हम जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही G20 की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत की, होस्ट किया, और सबसे पहला जो बायलैटरल जो टॉक था वो वन अर्थ पे था। उसमें उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिला दी, और अब G20 नहीं रहा, G20 हो गया, 21 हो गया है। अपने पत्रकार हमारे साथ जो थी, यूरोपियन कंट्री की थी, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये जो इनिशिएटिव है भारत का, ये बहुत दूर भारत को ले जाने वाला है। ये वाकई में, अभी देखिए, ये इतिहास रच दिया हम लोगों ने G20 में। इससे पहले अभी देखिए, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत निकलकर सामने आई थी कि चीन ने भी दावा किया है कि भाई हमने भी कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को आप G20 में शामिल कीजिए। फिर रशिया ने भी क्रेडिट लेने की होड़ होती है, और वो क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो देखने को मिलेगी कि अफ्रीकी यूनियन को हमने सदस्यता दिलवा दी। ठीक है प्रीति, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अमन सर, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। चीन ने एक तरीके से कहें तो G20 की बैठक से दूरी बनाई, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति नहीं आए, प्रधानमंत्री को भेज दिया गया। उसी के बाद अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि हमने अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलवाने की बात कही थी। आपने बात कही थी, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए कि आज दुनिया नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर रही है। आप उनके या तो कहते हैं ना कि आप उनका विरोध कर लें या उनके समर्थन में बोलें, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। आप ठीक है, प्रधानमंत्री कारक तक उसको इग्नोर, सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से हो, चाहे मॉडर्न नॉलेज की वजह से हो, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से हो, पर ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान ने कभी भी आज तक किसी भी देश पे अटैक नहीं किया है, पीस लविंग नेशन रहा है और ह्यूमन सेंट्रिक रहा है किसी भी अप्रोच के अंदर। तो ये जो एक फ्रेमवर्क प्रेसिडेंट ने भी कहा आज अपनी स्पीच के अंदर, ओपनिंग स्पीच के अंदर, और प्रधानमंत्री भी कहते आ रहे हैं, तो इसलिए ये सोचना कि कोई नकार सकता है या कुछ कर सकता है, गलतफहमी है। और चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, और चाहे ह्यूमन कैपिटल, जिसको पिछले 100 साल में विश्व ने रिकग्नाइज किया, जो हिंदुस्तान से पढ़ के बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनकी जीडीपी को ग्रोथ दे रहे हैं, जैसे ऋषि सोनक जी भी एक हिंदुस्तानी पेरेंट्स के बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान से गए या हिंदुस्तान के पैदावार हुए लोगों अमन सर, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं तुरंत। इस वक्त सहयोगी प्रीति हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। प्रीति, बताइए। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और ऐसे में G20 पहला
दिन है, बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन 18वां जो कि भारत अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में खाने पीने के लिए तमाम 1500 मीडिया कर्मी जो कि देश और विदेश से बुलाए गए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आइएगा, मैं अपने कैमरा टीम से कहूँगी गोपाल जी से ज़रा कवर करें। देखिए यहाँ पर सैलेड की भरमार है, क्या क्या काट के परोसा गया है। तो टमाटर है, इधर गाजर, आपको खीरा दिख जाएगा। रायता का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है कि अब खाने में रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता है। सैलेड की भरमार है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं ज़रा कोई हो तो अगर बताएं। भैया ये कौन सा सैलेड है? ये कौन सा सैलेड है? ग्रीन सैलेड। ये कौन सा सैलेड है? ग्रीन। ओके तो ये इनको अलाउड नहीं है कि ये बाइट देंगे, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं। गोपाल जी को ज़रा मैं कहूँगी कि ये सैलेड दिखाएंगे। यहाँ पर खीरा काटा गया है, ऑलिव्स हैं काट के रखे गए हैं, ऊपर से आप देखिए ये छिड़का गया है पनीर। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे उबला खाना है, क्योंकि हमें तो मसालेदार खाने की आदत है, लेकिन जो विदेशी मेहमान हैं उनके लिए चना और ये स्प्राउट्स मिला करके तैयार किया गया है। इधर देखिए आपको वेज पुलाव भी दिख जाएगा, उसकी भी वैरायटी आपको दिख जाएगी लंच में, जिसे वेज खाना है। मटर पुलाव है, यहाँ गुजराती कढ़ी भी बनाकर रखी गई है। साथ ही मैं गोपाल जी से कहूँगी ज़रा फोकस करके दिखाएं तो उन्हें समझ में आएगा और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें समझ में आएगा। इसी तरह से ये देखिए पूरा जो मेन्यू है वो लंच के लिए प्रिपेयर किया गया है। आगे हम चलेंगे गोपाल जी, जिधर सर्व किया जा रहा है उधर भी एक बार दिखा देते हैं कि लंच में इस G20 के शिखर सम्मेलन में क्या कुछ आयोजन किया गया है। जल्दी से आपको वो भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ गेस्ट हैं जो प्लेटों में दोपहर का जो खाना है वो सर्व भी कर रहे हैं। एक बार जल्दी से इधर आपको लिए चलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं खाने में क्या है। G20 की मेज़बानी अध्यक्षता में भारत ने खाने में क्या क्या रखा। हालांकि व्यंजन की चर्चा तो टीवी चैनल्स पे चल ही रहा है कि तमाम बड़े बड़े होटल्स में जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनके प्लेटों में खाने के लिए क्या क्या होगा, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। मटर पुलाव हमने आपको पहले ही दिखाया था। इधर ये मैक एंड चीज़ है, उसका इन्होंने कुछ बनाया है। साथ ही इधर भी वेजिटेबल ऑग्रेंटीन है, ये शायद विदेशी खाना क्या है, कॉन्टिनेंटल पूरा का पूरा इलाका है जिसमें जिन्हें कॉन्टिनेंटल अगर खाना है तो वो कॉन्टिनेंटल खा सकते हैं। यहाँ पर लहसुनी पालक का भी रखा गया है, जिसे वेज पनीर खाना है, पनीर भी रखा गया है। और कई सारे लोग हैं जो लंच लेने के लिए, खाने के लिए यहाँ आ गए। हालांकि वो बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे ये थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन फ़िलहाल जो ये पूरा सजाया गया ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक मेहमान भी अगर कुछ बोलना चाहें लंच को लेकर के। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आसिफुर रहमान। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। So Indian food is always favored to the Bangladeshis. So I think this food will be favored to me and it is very tasty I think. अच्छा, बहुत टेस्टी है आपका सलाद। I think आपकी थाली में वैसे ये नान है नान। और आपने वेज फूड मटर पुलाव लिया है और ये कुछ अभी आपने कुछ कॉन्टिनेंटल भी लिया है। तो आप शौकीन हैं भारतीय खाने के? Yeah, obviously. तो हाँ, इडली है, डोसा है, बहुत सारी फूड है आपका जो बहुत ही डिलीशियस है एवं बांग्लादेशी पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड्स। बांग्लादेश के हमारे साथ मेहमान हैं जो आए हैं, वो खाने को बिल्कुल, बता रहे हैं कि उन्हें प्रीति बहुत ही देखिए, पसंद है। ऐसे में अब लंच देखकर खाने की इच्छाएं भी प्रीति जगती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं प्रीति, लेकिन इस समय संजीव सर आपके पास आ रहे हैं। आपसे एक चीज यही समझना चाहेंगे कि भारत ने जो संदेश दिया है और चीन ने जो इस G20 मीट से पहले संदेश दिया और मीट में आने का फैसला ना लेना चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का कि वो इस मीट में नहीं आएंगे, इसके मायने भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चीन ने आखिर दूरी क्यों बनाई। चाइना वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है। वो लगातार एक आइसोलेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना के अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इस समय उसकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी हाल के समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक एस्टिमेट आया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में चाइना जीडीपी ग्रोथ की रहेगी। ये यही चाइना था कि जो कि 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से दशकों तक उसने जो है अपनी आर्थिक प्रगति की। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में जो चाइना क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से जूझ रहा है, उसका कारण यह है कि चाइना लगातार अपने आप को
और अपने विस्तारवादी नकारात्मक मंसूबों को एक्सपोज करता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो विश्वास है वो चाइना से टूट रहा है। वहां से सप्लाई चेन्स विड्रॉ कर रही हैं। और एक बात मैं यहाँ पर अवश्य फिर से कहना चाहूंगा कि चाइना जो आज दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी जो आज वो बन पाया, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो बन करके होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके जो होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही ऐसा संभव हो पाया। चाइना के लोगों ने तो मेहनत की और लेबर भी चीप था, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय निवेश नहीं हुआ होता 1978-79 के बाद से, तो चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए उसके बाद से, यदि अंतर्राष्ट्रीय निवेश चाइना में नहीं गया होता तो चाइना आज इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बन पाती। लेकिन आज का चाइना जो है, अब वो इसी पैसे के बल पर पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है, राष्ट्रों की टेरिटरीज को हड़पना चाहता है, जिसे कि दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। और जाहिर है कि चाइना अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है, आइसोलेट करता जा रहा है। और वर्तमान समय में जैसा कि मैंने कहा कि वो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है, और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से शी जिनपिंग ने दूरी बनाई। संभव है कि उन्होंने इस पे विजिट नहीं की। दूसरा, चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो है कुछ कंपल्सन रीजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से शी जिनपिंग इस बात को लेकर के आशंकित हो सकते हैं यदि वो कहीं इस तरीके की विजिट पे गए तो उनके विरुद्ध किसी तरीके की कोई उनके विरोधी कोई कार्रवाई न करें, तो इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी सर। कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बढ़ रही हैं, और विश्व में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। चाइना, रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे जो राष्ट्र हैं वो एक खेमेबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही जो है अमेरिका, उसके जो क्लोज एलाइज हैं, जो उसके कुछ पार्टनर्स हैं, वो एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो विश्व में जो एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है, जो इंटरनेशनल फॉल्ट लाइंस गहरी हो रही है, सीधे शब्दों में मैं समझूं सर तो कि दुनिया दो फाड़ में पूरी तरीके से अब बंटती हुई नजर आ रही है, और दो फाड़ में अगर बंटती है तो फिर भारत के लिए क्या ये अवसर है या चुनौती है, इसके बारे में भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। अमन सर, ये मैं आपसे जरा सा समझना चाहूंगा। अनुज सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुज सर, एक बार फिर से आपका मैं वेलकम करता हूं। अमन सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चाइना वर्ल्ड लेवल पे आइसोलेट हो रहा है, और अगर चाइना आइसोलेट होता है तो फिर भारत के लिए यह कितना बड़ा मौका है। हालांकि मौका है, कई जगहों पे हमने देखा है कि चाइना से कई ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाहती हैं और कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत का है, दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है। तो क्या चाइना का आइसोलेट होना वर्ल्ड लेवल पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है? देखिए जी, पहली बात तो है कि चाइना आइसोलेट हो गया है या होगा, जो लोग देश में हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बेसिस पे चलते हैं, आज के समय में भी करीबन 450 से ज्यादा एमएनसीज वर्ल्ड की चाइना के अंदर प्रस्तुत हैं और वहां पे प्रोडक्शन करके विश्व भर में भेज रही हैं, क्योंकि वहां का रॉ मटेरियल और ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा सस्ता है और उसका वो एडवांटेज लेके प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। तो ये कहना कि सिर्फ क्योंकि चाइना उसको एक तरफा किया जा रहा है, मेरे विचार में गलत फहमी होगी और इसमें हम भ्रम में ना रहें। जहां तक हिंदुस्तान के एडवांटेज की बात है, सर्टेनली कोरोना काल के बाद से, और क्योंकि ये निकल के आया कि कोविड का जो वायरस है वो वहाँ चाइना के पास रिलीज हुआ है, पूरी तरह पुष्टि तो नहीं हो पाई पर ज्यादातर यही मानना आया है कि वहां से निकला है। तो उसके चलते हुए काफी सारी जो एमएनसीज हैं और काफी सारे देश हैं जिनको प्रभाव इससे ज्यादा हुआ है, उन्होंने अपनी कंपनियों को साफ कह दिया है कि वो वहां से विड्रॉ करें और बाकी डेस्टिनेशंस को ढूंढें। अब ये देखना जरूरी है कि G20 के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से और जो राय के माध्यम से और जो एजेंसीज के स्ट्रक्चर हमारे चलते आ रहे हैं, उनके माध्यम से हम उन कंपनीज को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके अट्रैक्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान में या नहीं कर सकते हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हिंदुस्तान में करीबन 7.5 से 8 बिलियन डॉलर प्रति महीना हमारे हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से आ रहा है, और ये एक मापदंड दिखा रहा है कि बाहर का जो निवेशक है वो हिंदुस्तान के थ्रू रुचि दिखा रहा है जो हिंदुस्तान की पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क हैं उसके प्रति। तो ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रहेगा। ये हम सोचना बंद करें कि चाइना के प्रति है या चाइना को हराना है, क्योंकि चाइना के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान के पास अभी भी नहीं है। पहली चीज,
वेरी चीप लेबर, बिकॉज वहाँ पे बहुत कम मापदंड पे दिया जाता है, एक लेबर राइट फ्रेमवर्क नहीं है, तो उस वजह से वो एक चीप लेबर अभी भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 450 से 500 MNCs कंपनीज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले 10, 15, 20 साल से, तो उनका ऑलरेडी फ्रेमवर्क वहाँ प्रेजेंट है जो हिंदुस्तान में अभी नहीं है। तीसरी चीज जो है, वहाँ पे उनको एक मैन्युफैक्चरिंग बफर मिलके और ट्रेड कैपिटल लॉक अमेरिका के साथ $7.5 ट्रिलियन ने अमेरिका ने टाई अप किया हुआ है चाइना के साथ। तो इसी के से और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट करके लॉकअप किया हुआ है। तो ये 2-3 चीजें जो है चाइना का अस्तित्व नहीं खत्म करते हैं, और डिफेंस एक्टिविटीज तो उनकी है ही, पर हिंदुस्तान की अपनी कोर स्ट्रेंथ है, एक ह्यूमन सेंट्रिक बेस है, एक स्ट्रक्चर है, एक पीस लविंग नेशन है, और एक ऐसा नेशन है जहां जिस कंपनी ने आया मुनाफा कमाया और अपने देश में लेके गए। ये यहाँ के लोगों को भी G20 से जॉब दूरी मिला और बनाने मुनाफा भी का कमाया। G20 से दूरी बनाने का मतलब क्या सर फिर? क्योंकि अभी तक की जो मैंने रिसर्च की जो जानकारी मुझे मिली कि हम अभी तक G20 के किसी भी मीट को उन्होंने मिस नहीं किया है। देखिए जी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है क्योंकि उधर रशिया से भी हमारे पास नहीं आए, जबकि रशिया तो हमारा बहुत क्लोज एसोसिएट रहा है, और उधर चाइना और रशिया भी बहुत अच्छा क्लोज एसोसिएट रहा है एक दूसरे का पिछले 4 सालों में, जब से यूक्रेन वॉर का शुरू हुआ है। उसके बाद चाइना के डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए हैं ताइवान के साथ, तो इनमें भी हमने देखने को मिला कि बहुत क्लोज कनेक्ट उनका रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ वो G20 की वजह से नहीं आया या हिंदुस्तान की वजह से नहीं आया, या कोई और कारण है जो उनके होम कंट्री में चल रहे हैं जिसकी वजह से वो इसी वजह से नहीं आ पाए। अनुज सर, यही चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, पुतिन भी नहीं आए, जिनपिंग भी नहीं आए। पुतिन को लेकर के कई सारे कारण जो हैं वो हम सभी जानते हैं, लेकिन जिनपिंग को लेकर क्या कारण? और साथ ही साथ देखिए, एक बयान भी आया था विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन आता है नहीं आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उस देश का रुख क्या है। इस बयान के मायने भी जरा अगर आप समझाएं। देखिए अभिषेक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पहले तो मैं पुतिन के बारे में बताता हूँ। पुतिन जो है वो सिर्फ G20 में नहीं आए ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्मली कहीं भी नहीं जा रहे हैं। उसकी कई वजहें हैं, और एक ICC द्वारा उनके खिलाफ वारंट निकाला हुआ है, शायद वो भी एक वजह है। तो इशू इज वो एक युद्ध में अभी हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं भी इस प्रकार से जा करके और उनको ही विल नॉट नो व्हाट टू से, हाउ टू से, तो दैट इज वन। जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है आपको, और वो स्टेटमेंट ये है कि हम आपके इस G20 के कुछ चीजों से सहमत वो रखते नहीं है। दूसरी बात, जो शी जिनपिंग जो स्वयं इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि अगर वो यहाँ आते तो उनके सामने कुछ ऐसे प्रश्न उभर करके आते जिनका कि उत्तर देने में वो अपने आप को थोड़ा घिरा हुआ महसूस करते। तो इसलिए उन्होंने एक साफ स्टेटमेंट दिया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो चीजों से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन हमारे राष्ट्र का इसमें G20 से अलग होने का कोई तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री उनके यहाँ आए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है, मैं प्रोफेसर अमन से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई आइसोलेशन रशिया चाइना का नहीं हुआ है, कोई चाइना को अलग छोड़ा नहीं गया है। एक बात मैं बताऊंगा, वो ये है कि चाइना की आर्थिक, सामरिक और जियोपॉलिटिकल घेराबंदी करी जा रही है, और वो घेराबंदी इसलिए हो रही है कि चाइना के आज की तारीख में इतने दुश्मन हैं, उनकी कोई भी वजह हो, चाहे वो मैप निकालना हो, या साउथ चाइना सी में हेजेमोनिस्टिक एक्टिविटीज हो, या उनका अपना कोविड का कोई वजह रही हो, तो ये तमाम चीजें मिलाकर के चीन के खिलाफत, चीन का एंटी चाइना रेटोरिक इज गेटिंग श्रिलर बाय द डे। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी हम इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक घेराबंदी करी जा रही है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो G20 हो, और चाहे वो कुछ भी हो। तो ये बात आप समझ लें, और ये बिल्कुल साफ है कि चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंटर है, और उसको आइसोलेट करना इतना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा। संजीव सर, अगर इस पे आप एक कमेंट करें। संजीव सर। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
और ये जो चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है वो दशकों का जो उसने कार्य किया है, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। और चाइना के ऊपर जो दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो जरूर बहुत बड़ी है। जैसा कि अमन जी ने बताया कि ये बहुत सारी जो सब वहाँ पे एमएनसीज हैं जो वहाँ पे कार्य कर रही हैं, और जाहिर है कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यदि एमएनसीज वहाँ नहीं गई होती और सप्लाई चेन स्थापित नहीं की गई होती वहाँ पे, तो वो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाता। संजीव सर, वक्त इतना ही है मेरे पास, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।